नमस्ते, मेरा नाम ओमवती है। आज हम बात करेंगे बीए इंग्लिश ऑनर्स का। विषय है हिंदी भाषा और संप्रेषण। हिंदी भाषा और संप्रेषण में आपका चौथी यूनिट है आपकी मौखिक और लिखित संप्रेषण के माध्यम। मौखिक और लिखित संप्रेषण किसे कहते हैं या क्या है? कल हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि संप्रेषण के माध्यम कौन-कौन से हैं और किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं और आधुनिक समय में उनका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आज हम बात करेंगे लिखित और मौखिक संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण के बारे में एक बार थोड़ा समझ लेते हैं पहले कि संप्रेषण क्या है। उससे आपकी भूमिका आपको स्पष्ट हो जाती है कि संप्रेषण क्या है। जब हम बात करते हैं कि संप्रेषण की, तो मनुष्य के भाव, विचार और सूचनाएं जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक या एक श्रोता दूसरे श्रोता तक संप्रेषित करता है, अपने भाव, विचार और सूचनाओं, वह संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो संप्रेषण के जो रूप है वह दो प्रकार के हैं। कौन-कौन से हैं? मौखिक और लिखित। सामान्य शब्दों में कहें तो मौखिक संप्रेषण वह है जिसमें मुख से बोलकर कोई बात कही जाती है और लिखित रूप वह है जहां पर लिखकर कोई बात कही जाती है। सामान्य शब्दों। अब मौखिक संप्रेषण का आज के समय में किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है या किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वो हम देखते हैं कि मनुष्य, एक वक्ता या दो व्यक्ति आपस में जब प्रत्यक्ष रूप से आमने-सामने होकर बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उसे मुख से बोलकर वार्तालाप करते हैं, तो उसे मौखिक संप्रेषण कहा जाता है। अब मैंने कहा प्रत्यक्ष रूप से जब बातचीत करते हैं या वार्तालाप करते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ है कि आमने-सामने जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं मुख से बोलकर, तो उसे मौखिक संप्रेषण कहा जाता है। मौखिक संप्रेषण में हम देखते हैं कि मौखिक संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, उसके साथ व्यक्ति के हाव-भाव, उसकी शारीरिक चेष्टाएं, उसके आने वाला, जब आप संप्रेषण करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत के दौरान वह किस तरीके से अपने भावों को प्रकट कर रहा है या वो किस तरीके से आपको प्रतिपुष्टि या प्रत्युत्तर दे रहा है, वह आपको उसके हाव-भाव से समझ में आता है। तो उसे मौखिक संप्रेषण जो कि प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। देखिए, जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, जहाँ से मानव सभ्यता का विकास हुआ, हम मानते हैं कि मानव का धीरे-धीरे विकास हुआ। तो जब मानव सभ्यता का धीरे-धीरे विकास हुआ, तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, उसका भी विकास धीरे-धीरे हुआ है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा का, जो संप्रेषण प्रक्रिया का मौखिक रूप है, वह रूप ही सबसे पहले अस्तित्व में आया। मौखिक रूप पहले मनुष्य ध्वनियों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करने का प्रयास करता था। धीरे-धीरे जैसे उसकी बुद्धि का विकास हुआ, उसकी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, तो संप्रेषण क्षमता का भी विकास हुआ। जब संप्रेषण क्षमता का विकास हुआ, संप्रेषण के और माध्यमों का भी विकास हुआ। उसके बाद उसने चित्रों द्वारा, संकेतों द्वारा या चिन्हों द्वारा या किसी भाषा के निर्माण द्वारा लिखित रूप फिर संप्रेषण का अस्तित्व में आया। तो जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, उसमें संप्रेषण का मौखिक रूप जो है, वह सभी के सामने पहले अस्तित्व में आया। प्रारंभिक रूप में, मतलब माना जा सकता है, माना नहीं जा सकता कि मतलब है ऐसा कि मौखिक रूप जो है वह अस्तित्व में पहले आया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आज, अब ये बात हमने की प्रारंभिक समय की, कि मौखिक रूप जो है प्रारंभिक समय से अस्तित्व में आया, शुरुआत से। लेकिन अब हम देखेंगे कि ऐसे बहुत से संसाधन मानव ने विकसित कर लिए हैं, मशीनी उपकरण मानव ने विकसित कर लिए हैं, जिनका विकास और विस्तार और लगातार हो रहा है। तो ऐसे कौन से उपकरण हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है। ये सभी ऐसे साधन हैं जो मौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया के साधन माने जाते हैं। मनुष्य इनको अपने मौखिक संप्रेषण का साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये साधन किस तरीके से मौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे
कि जब मौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है तो उसमें व्यक्ति का दोनों व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होकर बातचीत करते हैं तो वह व्यक्ति एक दूसरे की भाषा को और एक दूसरे के वाक्यों को जो बातचीत कर रहे हैं उस वार्तालाप को अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे मान लीजिए किसी कार्यालय में कोई अधिकारी कोई सूचना देना चाहता है अपने कर्मचारियों को, तो उस सूचना को वह मौखिक संप्रेषण द्वारा सब तक पहुंचाता है। ठीक है, अब किसी विद्यालय में या विश्वविद्यालय में कोई सूचना पहुंचानी है छात्रों तक, तो उस सूचना को मौखिक संप्रेषण द्वारा भी पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में प्रत्यक्ष रूप से उन्हें बुलाकर उस सूचना तक पहुंचाया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाने से सूचना एक तो शीघ्र प्राप्त हो जाती है और उसका जवाब भी शीघ्र प्राप्त मिल जाता है, जो भी उसका प्रत्युत्तर देना व्यक्ति को चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब हम मौखिक संप्रेषण की बात करते हैं तो इसमें मोबाइल फोन और टेलीफोन किस तरीके की भूमिका निभाते हैं। देखिए, एक तो मैंने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बातचीत, दूसरा है मोबाइल फोन और टेलीफोन। जब हम मोबाइल या टेलीफोन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत से कई किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, या हम देखते हैं एक देश से दूसरे देश में बात कर लेते हैं। तो भौगोलिक दूरी होने के बावजूद भी टेलीफोन और मोबाइल एक ऐसा उपकरण मनुष्य के हाथ में है, अब उसके पास है, जिसका इस्तेमाल वह किसी भी समय कर सकता है और किसी भी व्यक्ति से संपर्क बनाने के लिए कर सकता है। तो मौखिक संप्रेषण की मुख से बोलकर जो बातचीत की जाती है उसमें टेलीफोन और मोबाइल एक साधन के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वह उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, जब दो व्यक्ति को आपस में बातचीत करनी है, किसी विषय से संबंधित बातचीत हो सकती है, तो उस विषय पर अगर वो दोनों व्यक्ति साथ में नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने नहीं है, तो हो सकता है वह व्यक्ति दूर भी रहकर किसी से भी बातचीत कर सके। वह व्यक्ति फोन पर या मोबाइल पर बातचीत कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वे कौन से साधन है दूसरे जो कि मौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, उसके बाद आता है टीवी और रेडियो। टीवी और रेडियो किस तरीके से मौखिक संप्रेषण का कार्य करते हैं। जब हम बात करते हैं टीवी और रेडियो की, तो जो टीवी है उसके माध्यम से बहुत से विज्ञापन जो हम देखते हैं, बहुत सी सूचनाएं जो समाचार चैनलों में हम प्राप्त करते हैं, देश विदेश से संबंधित सारी सूचनाएं, सारे समाचार हमें मिल जाते हैं, किस देश में क्या हो रहा है वह हमें प्राप्त हो जाता है। तो वो जो सारी सूचनाओं का संग्रह है, वह सभी सूचनाओं का संग्रह हमें प्राप्त होता है रेडियो और टीवी के माध्यम से। जैसे दूरदर्शन मान लीजिए, दूरदर्शन पर भी बहुत सारी सूचनाएं हमें उपलब्ध हो जाती हैं, रेडियो में हमें बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है। आजकल रेडियो और टीवी ऐसे उपकरण हैं जो हर घर में मिलते हैं, सभी के पास होते हैं। अगर ग्रामीण इलाकों की भी बात की जाए, शहरी इलाकों को छोड़ दिया जाए, तो वहां पर भी रेडियो और टीवी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। रेडियो के माध्यम से भी अगर देश में कोई ऐसा संकट आ गया है या कोई ऐसी सूचना प्राप्त करनी है, तो रेडियो के माध्यम से भी संपर्क स्थापित किया जाता है। देश में जब स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था, तो टीवी और रेडियो के माध्यम से स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो वह एक माध्यम है मौखिक संप्रेषण के, जिसके द्वारा हम सूचनाओं का प्रसार कर सकते हैं। वह सूचनाएं किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि वह सूचनाओं के साथ मतलब रेडियो और दूरदर्शन के अलावा और कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा हम मौखिक संप्रेषण कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आज के समय में वर्तमान युग में जो इंटरनेट का विकास हुआ है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न केवल हम सुन सकते हैं बल्कि हम उस व्यक्ति को जिससे हमें सूचना प्राप्त करनी है या कोई बातचीत करनी है, कोई वार्तालाप करना है, तो उस विषय से संबंधित सारी जानकारी हम उसके हाव भाव को सुनने के साथ साथ उसको देख भी सकते हैं। उसका पूरा चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। उसके हाव भाव, उसकी शारीरिक क्रियाएं, उसके मुख की बनावट, वो सभी हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। तो ऐसे में जब हम व्यक्ति को देख पा रहे हैं तो वह एक सूचना हमें किस तरह से दे रहा है, तो उसके भाव भाव से, उसकी शारीरिक चेष्टाओं से हम यह भी समझ पाते हैं
कि वह जो सूचनाएं हमें दे रहा है वह सत्य है, वह क्रोधित है, उसके मन में डर का भाव है, या उसके मन में कौन सा वह भाव है जिन भावों से वह हमें सूचना पहुंचा रहा है। तो उन भावों की स्पष्टता हमें उसके चेहरे के भाव से या शारीरिक चेष्टाओं से पता चल जाती है। तो ये मौखिक संप्रेषण के साधन है। अब हम बात करते हैं कि मौखिक संप्रेषण की लाभ क्या क्या। मौखिक संप्रेषण किस तरीके से लाभकारी है। तो हम देखते हैं कि मौखिक संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले तो क्योंकि दो व्यक्ति आमने सामने आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वह एक दूसरे की बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि वह सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। दूसरा, हम उस व्यक्ति के शारीरिक चेष्टाएं, उसके हाव भाव, मुख की बनावट, आंखों का घूमना, चेहरे के भाव, सभी शारीरिक चेष्टाओं को, उसकी जो शारीरिक अभिव्यक्ति होती है उसको स्पष्ट समझ सकते हैं कि वह हमें ये सूचना या विचार किस उद्देश्य के साथ दे रहा है। हो सकता है कि मैं आपको कोई बात समझाने के तरीके से कह रहा हूँ या व्यंग के रूप में कह रहा हूँ या सामान्य रूप से कह रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में हम उसके शारीरिक चेष्टाओं से, उसके हाव भाव से बात को, उसके भावों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तीसरी बात यह है, तीसरा लाभ यह है मौखिक संप्रेषण का कि इसमें दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को बहुत ही शीघ्रता के साथ समझा जा सकता है। मतलब उसमें व्यक्ति को समय नहीं लगता कि उसको बहुत समय लगेगा ये समझने के लिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। वह शीघ्रता से उसको समझ लेगा और शीघ्रता से ही उसका प्रत्युत्तर दे देगा, मतलब अपना फीडबैक दे देगा। कोई बात हमें किसी ने बताई या कही या कोई सूचना में प्राप्त हुई तो हम उसका फीडबैक तुरंत उसी पल, उसी सेकंड हम उसको दे सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई बात सही नहीं लगी तो हम कह सकते हैं कि नहीं, मुझे ये बात सही नहीं लगी, मैं इसके अंत तक बात को खोजने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या मामला था। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य के साथ कह रहा है, तो हम उसका फीडबैक भी तुरंत दे देते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी हानि के बारे में कि मौखिक संप्रेषण की हानि क्या क्या है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो हानियां है, जो इसके नुकसान है, वह यह है कि यदि मौखिक संप्रेषण से ऐसी सूचनाएं जो हमें हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और हमें जरूरत है कि हम उनको स्मरण कर रखें, तो मौखिक संप्रेषण के दौरान होने वाली सूचनाओं को स्मरण करके रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। हो सकता है कि जिस रूप में हमें बात बताई गई हो उस रूप में हम न ग्रहण कर उसे दूसरे रूप में ग्रहण कर लें, या हो सकता है कि हमें वह बात स्मरण न रहे उसी रूप में। दूसरा, जो इसकी सबसे बड़ी हानि है वह है इसकी प्रामाणिकता। क्योंकि मौखिक रूप से कोई भी बात बताई जाती है तो उस बात की प्रामाणिकता हमें नहीं पता होती कि वह प्रामाणिक रूप में हम उसको किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर वही कोई बात लिख कर बताई जाए तो उसके आपके पास प्रमाण रह जाता है कि हाँ, इन्होंने ऐसा कहा था या ऐसी सूचना दी, तो प्रामाणिकता का इसमें अभाव रहता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई ऐसी लंबी सूचना देनी हो तो उस लंबी सूचना का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो ऐसे में उसको ध्यान रखना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। अब मैं आपके सामने नोट शेयर कर रही हूँ, उस नोट के माध्यम से भी हम मौखिक संप्रेषण को समझेंगे और उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले है मौखिक संप्रेषण में, तो इसमें देखिए मौखिक और लिखित संप्रेषण। मौखिक और लिखित संप्रेषण में पहले मैं आपको बताऊंगी मौखिक संप्रेषण के बारे में थोड़ा सा। आप इन नोट से जानेंगे कि मौखिक संप्रेषण क्या है। उसके बाद मौखिक संप्रेषण और इसके साथ साथ लिखित संप्रेषण में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि मौखिक संप्रेषण अर्थात बोलना, मतलब मौखिक संप्रेषण में व्यक्ति जब अपने मुख से बोलकर अपने भावों, विचारों को अभिव्यक्त करता है तो इसे सामान्यतः बोलना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जब सूचनाएं जुबानी रूप से निर्गमित की जाए तो उन्हें बोलना कहा जाता है। मतलब व्यक्ति जो मुख से बोलकर अपने भाव, विचार या सूचना को दूसरे व्यक्ति पर प्रकट कर रहा है, इसे बोलना कहा जाता है। मतलब जुबान से, अपनी जीवा से। मौखिक
रूप से संप्रेषण प्रक्रिया को क्रियान्वित करना सर्वाधिक सहज, सरल और प्रभावी है। प्रभावी कैसे है? क्योंकि मुख से बोलकर किया जा रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को करना सरल और सहज है, और जो दूसरा व्यक्ति उस पर तुरंत प्रभाव भी पड़ता है। आप कह रहे हैं कि मौखिक रूप से बोलकर संप्रेषण प्रक्रिया को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। मतलब मौखिक संप्रेषण के दो प्रकार इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से हैं? सूक्ष्म संप्रेषण और स्थूल संप्रेषण। सूक्ष्म संप्रेषण का अर्थ हुआ छोटा, सूक्ष्म माइक्रो मतलब छोटा, स्थूल मैक्रो कम्युनिकेशन मतलब थोड़ा बड़ा, विस्तार, उस चीज का विस्तार। ध्यान रखना है यहाँ पर सूक्ष्म का अर्थ छोटा होता है, स्थूल का अर्थ थोड़ा बड़ा। तो जब हम कह रहे हैं कि सूक्ष्म संप्रेषण की बात करें कि जब हम मुख मुद्रा के साथ मौन संकेतों, हाथों, चेहरे एवं आंखों के हाव भाव द्वारा संदेश संप्रेषित करते हैं तो यह सूक्ष्म संप्रेषण होता है। अन्य संप्रेषण रूपों की अपेक्षा इसमें संदेश कहीं अधिक स्पष्ट व प्रभावशाली होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम मौखिक संप्रेषण करते हैं तो उस संप्रेषण में मुख के साथ साथ हम चेहरे के हाव भाव को भी स्पष्ट समझ पाते हैं। वही बात ये कह रहे हैं कि वही सूक्ष्म संप्रेषण है जिसमें मुख के साथ साथ चेहरे के हाव भाव भी प्रकट हो, क्योंकि चेहरे के हाव भाव से जो मौखिक संप्रेषण होता है वह और अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली श्रोता पर बनता है। परंतु इसकी कमी यह है कि इसमें दो व्यक्तियों या छोटे छोटे समूहों में ही यह प्रभावशाली हो सकता है। स्थूल का पहले ही अर्थ मैंने आपको बताया कि स्थूल का अर्थ है सूक्ष्म, तो ये कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे ही समूहों में प्रभावशाली हो सकता है। अब देखिए स्थूल, सूक्ष्म का अर्थ है छोटा और स्थूल का अर्थ है बड़ा। स्थूल संप्रेषण के अंतर्गत व्यक्ति का बोलना, शब्द प्रयोग करना महत्वपूर्ण होता है। बोलना और शब्दों का प्रयोग करना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि इसमें ये बड़े समूह में प्रयोग किया जाता है, कि इसमें एक या दो से लेकर बड़े जन समूह तक एक साथ संदेश का प्रेषण किया जाता है। मतलब एक बड़े समूह के लिए संप्रेषण का प्रयोग होता है और सूक्ष्म संप्रेषण का प्रयोग छोटे समूह मतलब दो व्यक्तियों के आपस में किया जाता है। अब हम देखेंगे मौखिक और लिखित संप्रेषण के बारे में कि मौखिक और लिखित संप्रेषण में क्या अंतर है। जब हम बात करते हैं मौखिक और लिखित संप्रेषण के बारे में इनमें क्या अंतर है, तो हम देखते हैं कि मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण का पहला पॉइंट देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट है सूचना संचार की गति तेज रहती है। सूचना संचार की गति तेज रहती है का क्या अर्थ है कि जो भी एक व्यक्ति से सूचना प्राप्त हुई दूसरे व्यक्ति को वह मौखिक संप्रेषण में, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से दो व्यक्ति आमने सामने हैं, इसलिए मौखिक संप्रेषण में सूचना तुरंत प्राप्त हो जाती है। लिखित संप्रेषण की सूचना गति मंद रहती है, क्योंकि लिखकर आप सूचना पहुंचा रहे हैं तो उस व्यक्ति तक पहुंचने में भी आपको समय लगेगा, उस व्यक्ति को पढ़ने में भी समय लगेगा। तो उस लिखित सूचना को पढ़ने और उस तक पहुंचने का जो समय है उसकी गति धीमी होती है। मौखिक संप्रेषण व्यक्तिगत भावना व्यक्त होती है, क्योंकि मौखिक संप्रेषण में आपके हाव भाव भी स्पष्ट होते हैं, तो उसमें व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और संवेदनाएं निहित रहती है, लेकिन लिखित संप्रेषण में व्यक्त नहीं होती। इन्होंने यह नहीं कहा कि हर लिखित संप्रेषण में व्यक्त नहीं होती, लेकिन अधिकतर में कह सकते हैं कि लिखित भावनाएं, लिखित संप्रेषण में व्यक्तिगत भावनाएं व्यक्त नहीं होती, क्योंकि अधिकतर लिखित जो संप्रेषण है वह किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी सूचना की प्राप्ति के लिए किया जाता है, इसलिए कहा कि व्यक्तिगत भावनाएं लिखित संप्रेषण में व्यक्त नहीं होती। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि प्रेषक और प्रापक। प्रेषक का अर्थ है भेजने वाला, प्रापक का अर्थ है प्राप्त करने वाला, में प्रत्यक्ष और स्पष्ट संप्रेषण होता है। ठीक है, दोनों में प्रत्यक्ष और स्पष्ट संप्रेषण कैसे होगा, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं, इसलिए जो बोलेंगे वो एक तो हमारे सामने है इसलिए प्रत्यक्ष है, और क्योंकि हमारे सामने बोल रहा है स्पष्ट रूप से तो हमें उसका जो सूचना है वो स्पष्ट रूप से हम तक पहुंच जाती है।
दूसरा कहा कि प्रापक और प्रेषक में लिखित माध्यम में स्पष्ट संप्रेषण होता है। प्रापक और प्रेषक में मतलब प्रापक प्राप्तकर्ता और प्रेषक में जो लिखित माध्यम है उसके द्वारा संप्रेषण स्पष्ट होता है, ये कह रहे हैं। मौखिक संप्रेषण में शरीर क्रिया भी संप्रेषण कौशल को प्रभावी बनाती है। वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि शारीरिक क्रियाएं आंखों की से, अपने चेहरे से, अपने हाथों की क्रियाओं द्वारा, मतलब जितनी भी शारीरिक चेष्टाएं, मनुष्य के हाव भाव हैं, चेहरे के हाव भाव हैं, आंखों से इशारा है, वे सभी शारीरिक क्रियाएं मौखिक संप्रेषण को प्रभावशाली बनाती है, लेकिन लिखित संप्रेषण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। अब हम बात करेंगे आगे। तो शंकाओं का तुरंत समाधान हो जाता है। मतलब अगर मौखिक संप्रेषण के दौरान अगर आपको किसी व्यक्ति ने कोई बात बताई और उसमें आपको थोड़ा सा भी संदेह है या आपको समझ में नहीं आई, तो आप उससे तुरंत पूछ लेते हैं। शंकाओं का समाधान मतलब कोई भी समस्या है तो आप उससे तुरंत दोबारा उस बात को पूछ सकते हैं। समस्या यह भी हो सकती है कि आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया कि उसने क्या कहा, तो आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या कहा है, तो वह आपको दोबारा बताएगा। लेकिन लिखित रूप से अगर आपको कोई समस्या लिख कर दी गई है और मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने उसे लिखा है उसकी लिखावट ही आपको समझ में नहीं आई, जब आपको उस व्यक्ति की लिखावट ही नहीं समझ में आई तो ये आपकी एक शंका है, परेशानी है कि आपको उसकी बात का अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन उसका समाधान तुरंत नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यक्ति तो वहां उपस्थित है नहीं, तो उसकी शंकाओं का तुरंत समाधान नहीं होगा। दूसरी बात है सूचना अप्रमाणिक रहती है। जो मैंने पहले कहा, सूचना प्रमाणिक रहती है। प्रमाणिक इसलिए रहती है क्योंकि लिखित रूप में प्राप्त है। संक्षिप्त जानकारी प्रदान होती है क्योंकि आप मौखिक रूप से बता रहे हैं तो छोटी जानकारी, संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटी जानकारी मौखिक रूप से हमें प्राप्त हो जाती है और इसमें हमें विस्तृत जानकारी पूरे विवरण के अनुसार जानकारी प्राप्त होती है। फिर है प्रतिपुष्टि तुरंत प्राप्त होती है, प्रतिपुष्टि में विलंब होता है। प्रतिपुष्टि तुरंत कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि मौखिक रूप से है तो हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, परंतु लिखित रूप में हमें प्रतिपुष्टि नहीं प्राप्त होती जब तक हम उस व्यक्ति के पास पत्र पहुंचा न दे और व्यक्ति उसका लिख कर जवाब हमें भेज न दे, तब तक हमें ये प्रतिपुष्टि फीडबैक नहीं प्राप्त होगा, तो उसमें विलंब होता है। अब हम बात करते हैं भाषण के बारे में कि भाषण क्या है या भाषण किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि भाषण क्या है या भाषण किसे कहते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं भाषण की कि भाषण क्या है, जो आपका अगला टॉपिक है भाषण के बारे में, ये देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि जो आपका भाषण है वह आपके मौखिक संप्रेषण रूप है भाषण। ठीक है, मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आपका आता है भाषण। तो जब आप बात करें भाषण की तो इसमें आप देखेंगे कि भाषण किस तरह दिया जाता है या भाषण क्या है। जब मंच पर, ध्यान से सुनना है, जब मंच पर कोई व्यक्ति उपस्थित होकर भाषण देता है तो वहां पर जो बैठी हुई जनता होती है वह उसे ध्यानपूर्वक सुनती है। लेकिन मंच पर भाषण देना अपने आप में एक कला है, क्योंकि कई बार आप जब मंच पर भाषण दे रहे होते हैं तो मंच पर भाषण देते समय व्यक्ति का आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक। जब व्यक्ति भाषण दे रहा है, मंच पर खड़े होकर एक व्यक्ति का की सूचना या जानकारी का या अपने विचारों को प्रस्तुत करना ही भाषण है, जब वह मंच पर खड़ा होकर भाषण दे रहा है। देखिए, जब आप जितने भी आजकल टीवी में न्यूज चैनल है उस पर आप देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, तो भाषण देते समय वे कितना स्पष्ट रूप से अपनी एक एक बात को कहते हैं। सभी व्यक्ति उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। पूरे समय जब तक वे भाषण दे रहे हैं तब तक बैठकर टीवी के सामने उनके भाषण के समय में एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हैं। लेकिन आप उनके भाषण देने की कला देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति का स्वरूप देखिए कि वे किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं। वे एक एक शब्द को आराम से, सहजता से और स्पष्टता से कहते हैं, धीरे धीरे कहते हैं।
उसमें जो है आपको एक एक बात समझाने का प्रयत्न करती है कि जैसे आपसे ही मैं बात कर रही हूँ, है ना? ऐसा होता है ना कई बार। तो ये भाषण देना एक कला है अपने आप में। ऐसा नहीं है कि आप माइक पर गए और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया तो लोग भी आपकी बात को रुचिपूर्ण ढंग से सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा। भाषण देने का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य तभी सफल होगा जब श्रोता जो है, सुनने वाले जो है, वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर आप भाषण देते समय उनकी बात को, जो श्रोता है, जो व्यक्ति भाषण दे रहा है और जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता है, ध्यान पूर्वक या रुचि के साथ नहीं सुनेंगे तो जो स्थिति है, जो परिवेश है और जो व्यक्ति भाषण दे रहा है उसकी स्थिति टूट जाने जैसी हो जाती है कि ये व्यक्ति तो ठीक है बोले जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? सबसे पहला कि जब आप भाषण दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी भाषा एक समान होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं तो जो श्रोतागण है उन्हें भी हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी भाषा में बोल रहे हैं और सामने बैठे हुए लोगों को हिंदी भाषा आती नहीं है, उन्हें केवल अंग्रेजी का ज्ञान है। अगर आप विदेश में बोल रहे हैं तो आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए ताकि लोग आपकी बात को समझ सकें। तो एक समान भाषा का ज्ञान होना आवश्यक। आपके भाषण में स्पष्टता का होना आवश्यक है कि वह स्पष्ट रूप से आपकी बात को श्रोता जो है समझे। भाषण सफल तभी होता है जब वह श्रोताओं पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। भाषण की सफलता तभी कही जाती है जब वह श्रोताओं पर प्रभाव डालता है। अब आप ये देखिए कि भाषण का जो कोई भी रूप, कोई भी मान लीजिए जैसे स्कूल में आप देखेंगे जब वार्षिक उत्सव होता है तो वहां पर भी भाषण दिया जाता है। मंच पर प्रिंसिपल आती हैं, टीचर्स भी आते हैं, भाषण देते हैं, जो बच्चों को संबोधित करते हैं, अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, बच्चों की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। तो वहां पर जो भाषण दिया जाता है कि आप कला देखिए किस तरीके से एक भाषण को प्रस्तुत किया जाता है कि लोग उनकी बात को ध्यानपूर्वक और भाषण की सफलता तब मानी जाती है जब वो श्रोताओं पर प्रभाव डालता है। अब हम भाषण के बारे में नोट्स में से पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए कि किस तरीके से भाषण का प्रयोग किया जाता है या किस तरीके से भाषण प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि भाषण। बालकृष्ण भट्ट ने अपने बातचीत नामक निबंध में बातचीत के उद्देश्य, प्रकार एवं महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रमुख निबंधकार हैं जो कि निबंधों की रचना करते हैं। उनके बहुत से निबंध हैं जो भट्ट निबंधावली में सम्मिलित हैं। उनका एक निबंध बातचीत पर बहुत सी सामाजिक समस्याओं पर, देश से संबंधित समस्याओं पर लिखे थे। उनका जो बातचीत नामक निबंध है उसमें वह बातचीत के उद्देश्य की, बातचीत करने का उद्देश्य क्या है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपनी सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। बातचीत के प्रकार, बातचीत के कितने प्रकार हैं, औपचारिक रूप भी हो सकता है, अनौपचारिक रूप भी हो सकता है, उसके महत्व क्या है, हमारे मनुष्य के जीवन में उसका महत्व क्या है, स्पष्ट करते हुए बताया है कि जो वाणी है, वाणी को मनुष्य के लिए ईश्वर प्रदत्त वरदान कहा गया है। मतलब जो वाणी है मनुष्य के लिए उसे ईश्वर का वरदान कहा गया है, क्योंकि वाणी के द्वारा ही मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाता है, बोल पाता है। इसीलिए वाणी मनुष्य के लिए वरदान है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं इसी वरदान के फलस्वरूप किसी विशिष्ट विषय पर एक बड़े समूह के व्यक्तियों के समक्ष जब वक्ता अपनी बात को क्रमबद्ध रूप से व तर्कपूर्ण ढंग से, मतलब क्या कह रहे हैं कि इसी वरदान के मतलब वाणी के द्वारा जब व्यक्ति अपनी बात को बहुत बड़े व्यक्तियों के समूह, मतलब बहुत से लोगों से भरा हुआ एक हॉल हो सकता है, उनके समक्ष जब व्यक्ति क्रमबद्ध एक एक क्रम से
और तर्कपूर्ण ढंग से कारण देते हुए जिस विषय पर बातचीत कर रहा है उस विषय पर बातचीत करते हुए कारण देते हुए अपनी बात को स्पष्ट करता है, तो बोलने की इस विशेष स्थिति को भाषण कहा जाता है। भाषण देने वाला व्यक्ति अपने मंतव्य को दूसरों के समक्ष व्यक्त करके गौरवान्वित अनुभव करता है। इसके साथ ही भाषणकर्ता भाषण सुनने वाले श्रोताओं के मन को प्रभावित कर आंदोलित करता है, मतलब श्रोताओं पर जो उसका प्रभाव पड़ रहा है, श्रोताओं पर उसका जो प्रभाव पड़ेगा तो वह उनके मन पर भी प्रभाव डालता है। चूंकि भाषणकर्ता विशिष्ट व्यक्ति होता है, अतः श्रोताओं पर उसके भाषण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः भाषण न केवल संप्रेषण हेतु बल्कि जन संप्रेषण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कि भाषण जो है केवल बातचीत के लिए नहीं बल्कि पूरे जन मतलब लोगों के समुदाय से, पूरे लोगों के समुदाय से संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण है। भाषण की स्थिति के अनुसार इसके कई रूप हो सकते हैं, व्याख्यान, प्रवचन आदि। भाषण जब अध्ययन कक्ष में दिया जाए तो उसे व्याख्यान कहते हैं। क्या कहा कि जो भाषण की स्थिति है इसके मतलब भाषण कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई विचार प्रस्तुत कर रहा है, तो इस भाषण के भी अनेक रूप माने जा सकते हैं। जैसे कि कोई कक्षा में अगर कोई विचार व्यक्त कर रहा है तो उसे व्याख्यान कहा दिया जाता है। कोई उपदेशात्मक रूप से बातचीत कर रहा है, विचारों को प्रस्तुत कर रहा है तो उसे प्रवचन कह दिया जाता है। और कोई अगर विशाल भीड़ के सामने जन समूह के समक्ष कोई नेता अपनी बात रख रहा है तो उसे भाषण कहा जाता है। भाषणकर्ता में श्रोताओं के प्रति आत्मीयता, निर्भीकता, अभिनेता और विषय में एक तार्किकता और क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ भाषण के दौरान शब्दों में उतार चढ़ाव या उचित बालाघाट भाषण के संप्रेष्य को प्रभावी बनाता है। अब इन्होंने कहा कि भाषण के शब्दों में उतार चढ़ाव या उचित बालाघाट का मतलब क्या है कि किसी एक विशेष शब्द पर अधिक जोर दे देना। जैसे मैं उदाहरण देकर समझाती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि राम केवल दर्शन की पुस्तकें पढ़ता है। ठीक है, एक बात मैंने ये कही, दूसरी बात मैंने ये कही केवल राम ही दर्शन की पुस्तकें पढ़ता है, तो यहाँ पर मैंने जोर दिया केवल पर। जब किसी वाक्य में एक शब्द पर जोर दिया जाए, बल दिया जाए तो उसे बलाघात कहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाषण के शब्दों के दौरान उतार चढ़ाव या किसी शब्द पर बलाघात भाषणकर्ता के संप्रेष्य को प्रभावशाली बनाता है। भाषण द्वारा क्रांतियां भी खूब हुई है। अब कौन सी क्रांति की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं सुकरात को जहर का प्याला पीने से पूर्व का भाषण वक्तव्य या फिर स्वामी विवेकानंद द्वारा 1893 में शिकागो कोर्ट धर्म सभा में दिया गया भाषण इस रूप में उल्लेखनीय है। अब ये किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये कह रहे हैं जो कि सुकरात जो कि यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने बहुत सी पुस्तकों की भी रचना की है और दर्शन के क्षेत्र के विद्वान हैं, वो दार्शनिक कहे जाते हैं। तो उन्होंने उनके जो विचार थे उनको सुनकर जो वहां के शासक थे उन्होंने उन्हें देशद्रोही सिद्ध करा कि ये देश विरोधी बातें कहते हैं। तो वहां पर जब उन्हें फांसी की जहर का प्याला पिलाया जा रहा था, मतलब जहर दिया जा रहा था सभी के सामने, वहां पर जनता भी थी, सभी के सामने शहर के बीचों बीच में खड़ा करके, तो वहां पर उनको जब जहर का प्याला दिया जा रहा था तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि आपको या तो आप मृत्यु को स्वीकार कर ले या फिर आप यहाँ से निर्वासन किए जाएंगे। तो उन्होंने उस समय एक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु को स्वीकार करना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं इस देश का एक ईमानदार नागरिक बनना पसंद करूंगा कि मुझे एक ईमानदार नागरिक के रूप में याद रखा जाए, न कि किस रूप में कि मैंने निर्वासन कर लिया, मैं यहाँ से चला गया, भगोड़ा बन गया। तो उनका जो भाषण था उस समय उनकी मृत्यु से पहले के क्षणों में, वह भाषण जनता पर प्रभाव डालता है। वह भाषण किस तरीके से जनता पर प्रभाव डालता है
उनके विचारों के कारण, उनके तर्कों के कारण, उसकी स्पष्टता के कारण, उसकी आत्मीयता के कारण। तो उसी की बात यहाँ पर कह रही है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्यूए सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद हम फिर से दोबारा से अगले विषय पर चर्चा करेंगे। जब तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिखिए क्वेश्चन पर और उसका जवाब मैं आपको दूंगी। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। अच्छा, प्रश्न पूछा है किसी बच्चे ने कि जो किसी शब्द पर ज्यादा जोर डालते हैं उस क्रम को क्या बोलते हैं? देखिए, जब किसी शब्द पर ज्यादा जोर देकर कोई बात कही जाती है, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि राम दर्शन का केवल राम दर्शन का छात्र है, या राम केवल दर्शन का छात्र है, तो यहाँ पर केवल पर मैंने जोर दिया तो इसे बलाघात कहा जाता है। मतलब उस शब्द पर बल देना बलाघात कहा जाता है। ठीक है। और अभी मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगी, अगर तब आपको कोई तब भी ना दिखे तो बताना आप मुझे, जिनको स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही थी। आगे हम बात करते हैं इसके बाद। अभी तक मैंने आपको जो बताया है, भाषण के बारे में बताया। भाषण आपको समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, कोई परेशानी हो उसमें तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। दूसरा अब हम बात करेंगे वॉइस ओवर के बारे में कि वॉइस ओवर क्या है। जब हम बात करते हैं वॉइस ओवर के बारे में तो देखो, वॉइस और ओवर दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? वॉइस और ओवर। वॉइस का अर्थ होता है आवाज, ओवर का अर्थ होता है ऊपर से, है ना, पीछे से या ऊपर से आना, एक आवाज का आना। तो जब हम वॉइस ओवर की बात करते हैं तो देखते हैं कि जब आप देखेंगे कि कहीं पर भी जैसे टीवी चैनलों में कोई भी विज्ञापन होता है तो उस विज्ञापन में जब वो विज्ञापन चल रहा होता है तो उसमें अलग अलग प्रकार की आवाज आती है। वो आवाजें जरूरी नहीं है विज्ञापन में जो स्त्री पुरुष जो अभिनेता या कलाकार दिखाए जा रहे हो वो आवाजें उन्हीं की हो। एक आवाज ऊपर से या कह सकते हैं पीछे से आती है, इस आवाज को वॉइस ओवर कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण से आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा टीवी में ऐड आती है, टीवी में ऐड आते हैं वॉशिंग पाउडर निर्मा का, दूध सी सफेदी कपड़ों में आए, तो वहां पर जो गाना चल रहा है वो गाना कोई और गा रहा है, लेकिन वहां पर जो ऐड दिखाया जा रहा है उसमें वॉशिंग पाउडर निर्मा के पैकेट का दिखाया जा रहा है। बच्ची जो सफेद साफ कपड़े पहने हुए हैं, स्त्री पुरुष जो कलाकार है, अभिनेता है, स्त्री पुरुष वह आते हैं नाचते गाते हुए, वह सफेद दूधिया वस्त्र पहने होते हैं। तो वहां पर जो स्त्री पुरुष है, जो बच्ची है, जो वॉशिंग पाउडर निर्मा का पैकेट है, उसमें से कोई भी वह गाना नहीं गा रहा। वह गाना जो है वो वॉइस ओवर है, उसे वॉइस ओवर कहा जाता है, जो आवाज ऊपर से आती है। जो पात्र या कलाकार है जरूरी नहीं कि वही बोल रहा हो जो कि अभिनय कर रहा है, ऐसी आवाज जो कि पीछे से आती है पर्दे के बैक। अब इसे समझते हैं कि जैसे अब आप देखते हैं कि आपने कभी रामायण का अभिनय देखा होगा, तो आप देखते हैं कि मंच पर जो पात्र उपस्थित होते हैं तो पीछे से एक आवाज आती है या सूचना दी जाती है ना, या इस तरीके से दिखाया जाता है कि कोई आकाशवाणी हो रही है, तो पर्दे के पीछे से जो सूचनाएं दी जा रही है, या ऐसा होता है कि कई बार जो पात्र अभिनय कर रहे हैं उनकी आवाज न होकर पर्दे के पीछे से लोग आवाज निकालकर बोलते हैं, वह वॉइस ओवर है। अब जैसे कार्टून चैनल में आप देख सकते हैं बहुत से कार्टून हैं, जैसे शिनचैन का कार्टून है जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे देखते हैं उसे। और जैसे छोटा भीम कार्टून आप कह सकते हैं, तो उसमें जो पात्र हैं, छोटा भीम है, चुटकी है, जो भी पात्र हैं, जो एक लड़की है एक लड़का है, तो उनकी जो बच्चों वाली भाषा है, स्वाभाविक रूप से बच्चों की बोली और मनुष्य जो वयस्क है उनकी बोली में अंतर होता है, तो उनकी जो भाषा है वह जो बोल रही है, जो वो कह रहे हैं, वह कार्टून तो नहीं बोल रहे, वो कार्टून चैनल में जो बोल रहे हैं वो पीछे से एक आवाज आती है, पीछे से आवाज को रिकॉर्ड कर कर चलाया जाता है, उसे वॉइस ओवर कहा जाता है। ठीक है। वॉइस ओवर में कलाकार की जो परिस्थिति है, परिवेश है, वो भी महत्वपूर्ण है कि वह किस तरीके से प्रभाव श्रोताओं पर डाल रही है। देखिए, जो मानव है उसके सभी मानवों को, मतलब कोई भी मनुष्य है, सभी मनुष्यों को
ऐसी शक्ति प्रदान है जिससे वह किसी भी चीज का स्पर्श अनुभव कर सकते हैं, स्वाद अनुभव कर सकते हैं, उस चीज को देख सकते हैं, उस चीज को सुन सकते हैं, जिन्हें सेंस कहा जाता है ना। तो ये जो क्षमता है मनुष्य की, या ये जो शक्ति है मनुष्य के पास कि वह किसी चीज को स्पर्श कर सकता है, छूकर अनुभव कर सकता है, देख कर अनुभव कर सकता है, सुनकर अनुभव कर सकता है, ये मनुष्य की शक्ति है। अब जिस तरह मनुष्य देख कर किसी चीज की सूचना या जानकारी को प्राप्त करता है, उसी तरह सुनकर भी प्राप्त करता है। सुनकर मनुष्य उस जानकारी को ग्रहण कर पाता है अच्छे से। जैसे अभी आप सुनकर एक जानकारी को ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे में जो मैंने आपको एक विज्ञापन का उदाहरण दिया कि वॉशिंग पाउडर निर्मा का जब गाना चल रहा होता है, अभी भी आप देखेंगे कि वॉशिंग पाउडर निर्मा का जब गाना चल रहा होता है, तो वहां पर निर्मा का पैकेट दिखाते हैं, कभी एक बच्ची को खुश होते हुए दिखाते हैं, कभी स्त्री पुरुष नाचते गाते हुए आते हैं। तो वहां पर जो वॉइस है, जो स्त्री गाना गा रही है, वो पीछे से गा रही है, उसको बाद में रिकॉर्ड करके चला जाता है, उसे वॉइस ओवर कहा जाता है। ये मौखिक संप्रेषण का एक, आप कह सकते एक रूप है मौखिक संप्रेषण का ही। तो इसके बारे में देखते हैं कि नोट से देखते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए मैंने नोट्स ओपन कर लिया है स्क्रीन पर, आप सभी को दिख रहा है, और कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, अगर नहीं दिख रहा हो तो। स्क्रीन पर शेयर किया है मैंने वॉइस ओवर, ठीक है। तो वॉइस ओवर को देखिए, वॉइस ओवर यानी पार्श्व स्वर बातचीत। अब यहाँ पर एक शब्द आया पार्श्व स्वर। पार्श्व स्वर क्या है? बहुत सिंपल है, वह सभी स्वर, मतलब वह सभी आवाजें, ध्वनिया, संकेत, चिन्ह, वह सभी ध्वनिया इसमें शामिल है। संकेत, चिन्ह, अभिव्यक्ति जो मनुष्य अपने शरीर के द्वारा स्पष्ट करता है। वॉइस ओवर यानी पार्श्व स्वर, मनुष्य के मुख से निकलने वाली वे ध्वनिया स्वर बातचीत की एक ऐसी विशिष्ट तकनीक है जो सामान्यतः तकनीक की आधारित है। मतलब कि वॉइस ओवर जो है वो किस पर आधारित है? तकनीक पर, आधुनिक तकनीक पर। कैसे? क्योंकि जब आप कोई पिक्चर चल रही है तो उसमें जो पिक्चर चल रही है वहां पर जो वॉइस ओवर है वो तकनीक के कारण तो संभव हुई है ना, कि आप बोल नहीं रहे, पीछे से कोई और बोल रहा है और आपको लग रहा है कि वही व्यक्ति बोल रहा है, तो ये तकनीक के ही कारण है। तो ये इसलिए तकनीक पर आधारित है। और वक्ता इसमें दिखाई नहीं देता। जो वक्ता है, जो कहने वाला है, वह इसमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि वह तो पर्दे के पीछे है। आपको तो केवल वही दिखाई दे रहा है जिसका अभिनय चल रहा है। वस्तुतः किसी फिल्म, टेलीविजन कार्यक्रम, कार्टून शो आदि के दौरान सुनाई देती है। किसी फिल्म में भी हो सकता है, जैसे आप देखेंगे कि फिल्म में आपको जब कोई व्यक्ति है जिसकी आवाज उस जो करेक्टर प्ले किया जा रहा है उसके चरित्र से मिल नहीं रही, मेल नहीं खा रही, तो वहां पर किसी और व्यक्ति की आवाज दी जाती है ताकि उसके चरित्र से मेल खाए। यह वॉइस ओवर सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन के विज्ञापन तथा अन्य कार्यक्रमों के डबिंग के दौरान अपनी आवाज देने वाले व्यक्ति या कलाकार को वॉइस ओवर आर्टिस्ट या एक ऐसा आवाज कलाकार जो अपनी आवाज के जादू से ऐसा संसार निर्मित करता है जिसे देखकर और सुनकर हम उस संसार में प्रवेश कर लेते हैं। क्या कह रही है कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य के पास जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो है उसके पास सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, कि उसे सभी चीजों का एहसास हो जाता है। तो हम ऐसा एक व्यक्ति, जब आप रेडियो पर सुनते हैं किसी को, तो आप केवल उसकी आवाज सुनते हैं, आप उसे देख नहीं पाते। जब आपने कभी रेडियो पर अगर कोई कहानी सुनी हो तो आप देखेंगे कि उसमें आपको घोड़ों के टप टप की आवाज, बारिश की आवाज, हवा के झोंके की आवाज, किसी की कहानी सुनाने का तरीका कैसा होता है उसकी आवाज, जो एक पूरा ऐसा वातावरण या चित्र निर्मित कर देती है कि वह जो कहानी केवल हम सुन रहे होते हैं, वह उसका चित्र हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनकी आवाज में ही इतना जादू होता है कि वे एक ऐसा संसार निर्मित कर देते हैं जिसे हम केवल सुन सकते हैं, लेकिन हम ऐसा
महसूस करते हैं कि हम उसे देख भी पा रहे हैं। वॉइस ओवर कलाकार एक सफल अभिनेता के गुणों से ओत-प्रोत होना चाहिए। वह स्क्रिप्ट के अनुसार अपनी आवाज में हाव भाव लाता है। जैसे मान लीजिए कभी कोई गुस्सा है तो क्रोध में आकर वह किस तरह की आवाज निकालेगा या डर के भाव में वह किस तरीके की आवाज निकालेगा, तो उसकी आवाज में हाव भाव का जो परिवर्तन है वह स्क्रिप्ट के अनुसार होता है, बदलता रहता है। वॉइस ओवर कलाकार की आवाज कभी बाल सुलभ तो कभी रूहानी, कभी रोमांचक, कभी रोमांचकारी तो कभी भयानक हो सकती है। यानी वह अपने संवादों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि श्रोता के मन मस्तिष्क पर वह छा जाता है। इसके लिए वॉइस ओवर कलाकार को किसी विशिष्ट भाषा के साथ उस समाज एवं संस्कृति का गहरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये है वॉइस ओवर के बारे में। पैराडब, लिपसिंग, मिमिक्री, ड्रामा, बाल कार्यक्रम, स्क्रिप्टिंग, माइक टेक्निक आदि कुछ वॉइस ओवर के कार्य क्षेत्र या भेद कहे जा सकते हैं। और युवाओं के लिए आज वॉइस ओवर के क्षेत्र में एक विशाल रोजगार के अवसर भी हैं। कैसे? क्योंकि आज इसकी आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि इसमें रोजगार लोगों को मिलने लगा है और इस क्षेत्र में बहुत से युवा जाना भी चाहते हैं जिनकी आवाज प्रभावशाली है। इसके अलावा एक समाज एवं संस्कृति के सिनेमा, भाषण आदि को अन्य समाज की संस्कृति को भी वॉइस ओवर के माध्यम से जाना समझा जा सकता है। जैसे कि आप ये देखेंगे, जो मूवी आई थी बाहुबली, वो सभी को बहुत पसंद आई थी, सभी ने उसको बहुत पसंद किया, लेकिन वह मूवी किस भाषा में बनी थी? वह हिंदी भाषा में नहीं बनी, लेकिन उसे हिंदी भाषा में रूपांतरित किया गया, अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित किया गया, या कहें कि किसी अन्य भाषा में रूपांतरित किया गया। तो जिस भी भाषा में उसे बदला गया, वह सभी भाषाओं का क्या माध्यम क्या, वह सभी जो किया गया उसको बदला गया। तो वह किसके द्वारा बदला जाता है? वॉइस ओवर के जरिए उसके भाषा को बदल दिया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाद और विवाद। जब हम बात करते हैं वाद विवाद की, सबसे पहले तो ये भी, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया मौखिक संप्रेषण में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? भाषण, ठीक है, उसके बाद वॉइस ओवर, और ये भी उसी का एक रूप है वाद और विवाद। जब हम बात करते हैं वाद और विवाद की, तो इसमें हम देखते हैं कि जब भी कोई दो व्यक्ति, मतलब दो व्यक्ति आपस में, कि वाद विवाद क्या है? जब दो व्यक्ति आपस में किसी विषय से संबंधित, किसी भी समस्या से संबंधित हो सकता है, किसी भी उद्देश्य से संबंधित हो सकता है, जब किसी भी विषय से संबंधित समस्या पर तर्कपूर्ण ढंग से पक्ष और विपक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, वह वाद विवाद कहलाता है। दोबारा सुनिए ध्यान से। जब भी कोई दो व्यक्ति किसी विषय से संबंधित समस्या पर उसके पक्ष में और दूसरा उसके विपक्ष में तर्कों के माध्यम से बातचीत करते हैं, उस पर अपना तर्क, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, उसे वाद विवाद कहा जाता है। देखिए, वाद विवाद के लिए आवश्यक है कि दो प्रतिद्वंदी होंगे, एक उस विषय से संबंधित एक जो है उसके पक्ष में होगा और दूसरा उसके विपक्ष में होगा। जब एक पक्ष में होगा और जब एक विपक्ष में होगा, तभी तो दोनों प्रतिद्वंदी हुए ना, आपस में एक दूसरे के मतों का खंडन करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब उनको संचालित करने के लिए एक संचालक भी आवश्यक है, तो एक संचालक उनके तर्कों को, उनके विचारों को सुनने के लिए श्रोतागण भी वहां पर उपस्थित होंगे। तो अब आप देखेंगे कि वाद विवाद में संचालक
तो प्रतिद्वंदी और श्रोताओं की आवश्यकता होती है, उसमें मौजूद होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं। उन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य क्या है? ताकि लोग खुलकर सामने आए, अपने विचारों को प्रस्तुत करें और उस व्यक्ति के जो विचार है वो सभी के सामने स्पष्ट हो, खुलकर सामने है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि जब वाद विवाद की बात करें कि वाद विवाद में एक व्यक्ति पक्ष में होगा, दूसरा विपक्ष में होगा, तो दोनों व्यक्तियों की भाषा जो स्पष्ट होनी चाहिए। जब भाषा में स्पष्टता होगी तभी उसको सभी समझ सकते हैं। दूसरा, उनके जो विचार है, वह जिस भी विषय से संबंधित कोई भी विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो वह तर्कों के आधार पर प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं है कि वह केवल कह रहे हैं और उसकी बात का कोई तर्क नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है और वह केवल अपनी बात कहते चले जा रहे हैं। नहीं, वह तर्कों के साथ, कारण के साथ अपनी बात को स्पष्ट करेंगे कि क्या कारण है जिसके द्वारा वह ये बात कह रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि जब कोई भी व्यक्ति, मतलब जो भी प्रतिद्वंदी है, आपस में तर्कपूर्ण विचार कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, तो वहां पर जैसे आप देखेंगे किसी स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, तो वाद विवाद प्रतियोगिता में जो प्रतिद्वंदी हैं, दोनों व्यक्ति हैं, उनका उद्देश्य यह नहीं होता कि वह अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाएं या उसको गलत सिद्ध कर दे। उनका उद्देश्य केवल ये होता है या ये होना चाहिए कि वह अपने विचारों को प्रस्तुत करें, अपने तर्कों को प्रस्तुत करें, अपने तर्कों और विचारों को प्रस्तुत करने की उनके पास स्वतंत्रता, जिससे कि जो अधिक प्रमाणिक है, जो अधिक सही है, उसका पता चल सके। ठीक है। दूसरी चीज यह है, आप देखेंगे जैसे संसद में भी आप देखें पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है। पक्ष जो भी बिल लाता है या जो भी कोई समस्या है उस पर अपने विचार प्रकट करता है या जो भी उस पर निर्णय लेता है, विपक्ष हमेशा उसकी हानियां भी बताता है कि इसकी ये हानियां हो सकती है, ये समाज के लिए इतना हानिकारक हो सकता है। अब जब विपक्ष उस पर हानियां बताता है तो पक्ष का कार्य है कि उस पर विचार करना, कि इस पर विचार किया जाए कि इन हानियों को होने से समाज में कैसे रोका जा सकता है। तो उसमें संशोधन किए जाते हैं, उस बिल में संशोधन किए जाते हैं ताकि सही निर्णय के साथ एक बिल पास किया जा सके। तो इसे है, ये कहते हैं वाद विवाद। आगे हम बात करेंगे वाद विवाद के बारे में, देखते हैं कि वाद विवाद क्या है। अब देखिए, वाद विवाद वक्ता जब मौखिक रूप से बोलकर किसी विशिष्ट विषय के पक्ष में, वक्ता जब मौखिक रूप से बोलकर किसी विशिष्ट विषय के पक्ष में या विपक्ष में अपनी बात रखता है तो उसे वाद विवाद कहते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये मौखिक जो संप्रेषण है उसी का एक रूप है। जब व्यक्ति बोलकर विशिष्ट विषय, कोई भी विषय से संबंधित हो सकता है, उसके पक्ष में या विपक्ष में अपनी बात रखेगा तो उसे वाद विवाद कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या कह रहे हैं कि वाद विवाद में वक्ता अपने भावों एवं विचारों के समर्थन में यथासंभव तर्क, प्रमाण, तथ्य प्रस्तुत कर अपनी बात का मंडन करता है। मंडन मतलब कि एक होता है खंडन, दूसरा होता है मंडन। खंडन मतलब तोड़ना, मंडन मतलब स्थापित करना। स्थापित करना, मंडन मतलब स्थापित करना। देखो कह रहे हैं कि वाद विवाद में वक्ता, वक्ता जो कहने वाला है, अपने भावों और विचारों के समर्थन में, जो भी वक्ता अपने किसी भी एक विषय से संबंधित व्यक्ति उसके पक्ष में होगा तो अपने भावों और विचारों के समर्थन में वह जो भी प्रमाण या तर्क प्रस्तुत करता है वह अपनी बात को स्थापित करता है। ठीक है, स्थापित करता है। अपने किसके द्वारा स्थापित करता है? अपने विचारों के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा, अपने प्रमाणों के द्वारा। जैसे उसने कहा कि हमारे देश में, एक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि जैसे उसने कहा कि हमारे देश में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जनसंख्या की वृद्धि होना।
लेकिन दूसरा व्यक्ति इसके विपक्ष में कहता है कि नहीं, बेरोजगारी का कारण जनसंख्या की वृद्धि होना नहीं है। अब वह व्यक्ति जो पक्ष में है वह अपने पक्ष में विचार प्रस्तुत करेगा कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो वहां पर व्यक्तियों का संघर्ष भी बढ़ रहा है रोजगार के लिए, उसको साधन भी कम प्राप्त हो रहे हैं। जितने प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद है, ये यहाँ बात करते हैं भौतिक संसाधनों की, या भौतिक संसाधन भी मौजूद है प्रकृति के रूप में, जैसे हमें साधन प्राप्त है हवा, पानी, है ना। तो पानी अगर ज्यादा व्यक्ति होंगे, एक तो 10 व्यक्ति पानी पियेंगे और एक 2 व्यक्ति पानी पियेंगे, तो 2 व्यक्ति पानी पियेंगे तो पानी बचेगा, तो वह अपने उसके पक्ष में विचार प्रस्तुत करेगा, दूसरा उसके विपक्ष में विचार प्रस्तुत करेगा, और किसके द्वारा? तर्क और प्रमाणों के द्वारा अपनी बात को प्रस्तुत करेगा। आगे कह रहे हैं कि और अपने विरोधी के मत विचारों का खंडन करता है, मतलब जो उसका विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, उसके विचारों का वह खंडन करेगा, उन्हें गलत बताएगा, उनको तोड़ेगा। वाद विवाद में सफलता का रास्ता संकोच रहित होकर मंचीय साहस के साथ स्पष्ट रूप से अपनी बात रखना है। ये क्या कह रहे हैं कि जो वाद विवाद है उसमें सफलता तभी मिल सकती है। देखिए, जब वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो मंच पर मैंने कहा एक संचालक होता है जो पूरे आयोजन को संचालित कर रहा होता है। दूसरे वह कौन से व्यक्ति होते हैं? दूसरे वह व्यक्ति होते हैं जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं, और दोनों आपस के प्रतिद्वंदी। तो वहां पर एक प्रतिद्वंदी अगर अपनी बात को कहने में हिचकिचा रहा है, या आत्मविश्वास शब्द जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को नहीं कह रहा, उसके मन में डर है, तो अगर उसके मन में डर है तो वह अपनी बात को संकोच के साथ कहेगा, स्पष्ट रूप से नहीं कहेगा, तो उसकी बात का प्रभाव भी उतना नहीं पड़े। प्रभाव डालने के लिए व्यक्ति को साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, स्पष्ट रूप से, स्पष्टता के साथ अपनी बात कहनी चाहिए। आज सूचना एवं संचार क्रांति के बावजूद विभिन्न विषयों पर होने वाले वाद विवाद एक नवीन संवाद को जन्म देते हैं, जो मानव समाज को संप्रेक्षित कर एक नवीन और उचित मार्ग दिखाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे आज सूचना और क्रांति का विकास हुआ है, तो विभिन्न विषयों पर होने वाले वाद विवाद एक नवीन संवाद को जन्म देते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा जरूरी नहीं है कि कोई संस्था ही या कोई शैक्षिक संस्था ही आयोजित की जाए प्रतियोगिता मंच। वैसे भी वाद विवाद जो सोशल मीडिया है, सूचना एवं तकनीकी जो क्रांति हुई है उसके बाद सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर बहुत सी बातों पर या किसी समस्या पर बहुत सी चर्चाएं हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद अगले आपके विषय पर। आपका अगला विषय है लिखना, जो कि संप्रेषण का ही रूप है। संप्रेषण में मौखिक और लिखित, मैंने आपको 2 माध्यम बताए थे कि संप्रेषण में एक मौखिक रूप है और दूसरा लिखित रूप है उसका। तो अब हम बात करते हैं लिखित रूप के बारे में, संप्रेषण के लिखित रूप के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि इससे पहले मैंने आपको सरल शब्दों में बताया कि संप्रेषण का जो मौखिक रूप है वो होता है मुख से बोलकर। मुख से बोलकर आप जो अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, या कहते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। अब उन्हीं भावों और विचारों को जब आप मुख से न बोलकर लिखित रूप में अपनी बात प्रस्तुत करें, लिखकर, तो वह है लिखना। मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो मनुष्य का प्रारंभिक भाषा का रूप था, संप्रेषण का जो रूप था, वह मौखिक ही था। वह मुख के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा अलग अलग तरह की ध्वनियां निकालकर मौखिक रूप से विचारों को प्रस्तुत करता था। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, तो पहले संकेतों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा या चित्रों के द्वारा भी उसने अपने संप्रेषण का विकास किया, और फिर हमारा लिखित रूप अस्तित्व में आया। तो जब हम बात करते हैं लिखित रूप की, तो जब व्यक्ति अपने भावों, विचारों, सूचनाओं को लिखकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। लिखित संप्रेषण में व्यक्ति की भाषा का सरल एवं स्पष्ट होना आवश्यक है।
जब व्यक्ति की भाषा सरल एवं स्पष्ट होगी तो प्राप्तकर्ता उसे आसानी से समझ सकता है ना। अब जब हम बात करते हैं लिखित रूप की, मतलब जो बोलकर है लिख कर किया जाए वह लिखित रूप है। तो जो जब लिखकर संप्रेषण किया जाता है तो उसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक है सामूहिक लिखित संप्रेषण, पहला है सामूहिक लिखित संप्रेषण और दूसरा है आपका व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण। ठीक है, पहला है सामूहिक लिखित संप्रेषण, दूसरा है व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण। अब हम बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में। सामूहिक लिखित संप्रेषण क्या है? ठीक है, उसका शब्द से ही अर्थ समझिए। सामूहिक लिखित संप्रेषण, सामूहिक लिखित संप्रेषण मतलब एक समूह से जब बातचीत करनी है या अपनी बात पहुंचानी है एक समूह तक, तो समूह तक अपनी बात पहुंचाने के लिए या अपनी शिकायत पहुंचाने के लिए या अपनी सूचना को पहुंचाने के लिए या कोई जानकारी पहुंचाने के लिए पत्र लिखकर या कोई परिपत्र लिखकर जब पहुंचाई जाती है तो वह सामूहिक लिखित संप्रेषण है, जिसमें औपचारिकता का गुण होना आवश्यक है, जिसमें भाषा की शिष्टता का गुण होना आवश्यक है। भाषा मर्यादित होनी चाहिए, उसमें शिष्ट शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। भाषा की जो व्याकरण और वर्तनी है वह शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब मैंने कहा कि भाषा की जो व्याकरण और वर्तनी है शुद्ध होनी चाहिए, ये सामूहिक लिखित संप्रेषण में है। क्योंकि आप सामूहिक लिखित संप्रेषण का अर्थ समझिए, जैसे एक कार्यालय है, कोई भी ऑफिस है, कार्यालय है, तो उस कार्यालय में जब आपको अधिकारी वर्ग, कोई भी अधिकारी अपने सभी कर्मचारियों तक कोई सूचना पहुंचाना चाहता है और वह सूचना क्रमबद्ध रूप से पहुंचाना चाहता है। सूचना लंबी भी हो सकती है, अगर कोई भी छोटी सी सूचना है तो वह मौखिक रूप से भी दे सकता है, लेकिन सूचना यदि कोई महत्वपूर्ण सूचना है, कोई विस्तृत रूप है सूचना का, तो उस जानकारी को साझा करने के लिए वह एक सूचना पत्र लगाता है। जैसे सरकारी या अर्ध सरकारी या प्रशासनिक कार्यालयों में, ठीक है, इनका लिखित मौखिक लिखित सामूहिक लिखित संप्रेषण माध्यम का प्रयोग होता है, जिसमें कोई जानकारी बोर्ड पर लगा दी जाती है, सभी उस जानकारी को पढ़ते हैं, उन सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, मतलब सामूहिक रूप से। तो इसलिए उसमें औपचारिकता के गुण का होना आवश्यक है। फिर मैंने दूसरा प्रकार बताया लिखित संप्रेषण का आपको, कि लिखित संप्रेषण का दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण। व्यक्तिगत का अर्थ क्या हो जाता है कि व्यक्ति का अपने आसपास वालों से, जो भी मतलब उसके परिचित लोग, ठीक है, वो उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है जो उसका जानकार है, उसका परिचित है, उससे वह पत्र लिखकर भी बात कर सकता है या अपना संदेश उस तक पहुंचा सकता है। देखिए व्यक्तिगत जब पत्र सामूहिक संप्रेषण की बात करते हैं तो सामूहिक जो व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण है, व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण में व्यक्ति अपने माता पिता को कोई पत्र लिखकर जानकारी दे सकता है। इसमें कोई प्रेरण पत्र भी हो सकता है, कोई निमंत्रण पत्र भी हो सकता है ना। तो इस तरीके के जो पत्र है वह व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण में आते हैं। इसके बारे में अब हम बात करते हैं, नोट्स में से देखेंगे। कोई भी अगर आपके पास कोई भी अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और देखिए अब ये कह रहे हैं लिखना लेखन संदेश या भावों को संप्रेषित करने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है पत्र व्यवहार। ठीक है, अपनी किसी भी संदेश या भावों को पहुंचाने का, संप्रेषित का अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है पत्र व्यवहार। तार द्वारा हम लिखित संदेश भेजते हैं। ठीक है, व्यावसायिक कार्यों में लेखन द्वारा ही हम अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं।
और व्यावसायिक कार्यों में, बिजनेस से संबंधित कार्यों में भी हम लेखन द्वारा अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं। कुछ लोग व्यवसाय के रूप में भी लेखन का प्रयोग करते हैं, जैसे साहित्यकार एवं पत्रकार। यह अपने विचारों एवं चिंतन से अपने संदेश को प्रचारित प्रसारित करते हैं। मतलब क्या कहा कि जो पत्रकार हैं या लेखक हैं, वह अपने विचारों से, अपने चिंतन से, अपने सोच विचार से जो भी संदेश वे पहुंचाना चाहते हैं समाज तक, जिससे समाज का निर्माण हो सके, उसको प्रचार प्रसार करते हैं लिखित माध्यम द्वारा। जैसे समाचार पत्रों में आप बहुत से साहित्यिक लेख देखते हैं, कविताएं भी देखते हैं, तो वह एक माध्यम हो जाता है, माध्यम होता है अपने विचारों को समाज तक पहुंचाने का, कि हम इस समाज में, लेखक एक समाज में, समाचार पत्र का जो रिपोर्टर है समाज में किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेखन से समय की दूरी पर विजय पाई जा सकती है। किसी भी समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तमाम परिस्थितियों की जानकारी हमें लेखन सामग्री से ही प्राप्त हो सकती है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लिख कर जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह प्रमाणिक रहती है। देखिए, जैसे आज आप देखेंगे कि बहुत से हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं जो हमें लिखित रूप में प्राप्त हैं, और जो कि जिनकी शुद्धता भी बनी हुई है, जो कि ओरिजिनल है, तो वह जो हमारे पास पुस्तकें हैं या जो ग्रंथ है, वह हमारी एक तरीके से कहें तो हमारे लिए बहुत कीमती है। और वह जो उनमें लिखा हुआ है वह क्योंकि प्रमाणिक है, ओरिजिनल है, तो उसकी जो हमें जानकारी है उस समय के परिवेश की, परिस्थिति की, स्थिति की, हमें सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम मौखिक रूप में उन जानकारियों को रखना चाहें तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि एक ही बात को हर व्यक्ति के कहने का तरीका अलग अलग होता है, हर एक बात को समझने का दूसरे व्यक्ति का तरीका अलग होता है। तो लिखित रूप में अगर कोई जानकारी रहेगी, कोई सूचना रहेगी, तो वह हमें उसी रूप में प्राप्त होगी जिस रूप में उस समय लिखी गई। उसका जो स्वरूप है वो बदलता नहीं है। जैसे आप बहुत से ग्रंथ भी देखेंगे ना, या बहुत सारी पुस्तकें जो पुरानी है, तो आप उनमें देखेंगे कि एक एक पुस्तक की बहुत सारी प्रति मिलती है, मतलब बहुत सारी अलग अलग कवियों द्वारा या लेखकों द्वारा लिखी हुई किताबें मिलती हैं। उनका कारण क्या है? लेकिन उनमें कोई ना कोई जो उसकी मूल प्रति होती है, जो उसकी वास्तविक प्रति होती है, उनसे उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन रहता है, क्योंकि जो दूसरा लिखने वाला लेखक या विचारक या कवि है, वो उसमें अपने विचारों को भी डाल देता है। तो वहां पर क्या होता है, ऐसी स्थिति में जब वह अपने विचारों को भी प्रस्तुत करता है उसमें, तो वहां पर वह अपने विचारों को प्रस्तुत करने के साथ साथ जो उसका मूल भाव है, जो मूल लेखक द्वारा लिखा गया है, वह बदल जाता है। तो ऐसे में जो उसकी प्रामाणिकता है उसको प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब यदि कोई हमारे पास मौखिक रूप से जानकारी है, तो वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते उसका स्वरूप बदल जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो लेखक है या जो लिखित रूप में हमारे पास जानकारी रहती है, वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम परिस्थितियों की भी हमें जानकारी होती है। उस समय के समाज की स्थिति कैसी थी, उस समय के हमारे समाज की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस समय हमारी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, हम आर्थिक रूप से मजबूत थे या कमजोर थे, राजनीतिक रूप से किस तरीके की स्थिति थी, और सांस्कृतिक रूप से किस तरह की स्थिति थी, इसकी जानकारी हमें लिखित रूप से प्राप्त हो सकती है। लेकिन मौखिक रूप से हम उसकी प्रमाणिकता प्रश्न चिन्ह लग जाता है, उसकी प्रमाणिकता संदिग्ध बन जाती है। अब हम बात करते हैं लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और स्थायी माध्यम है। सही बात है। लेखन में संप्रेष्य की प्रकृति, मतलब बोलने वाले की या कहने लिखने वाले की प्रकृति, संदर्भ, विषय वस्तु, आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप अलग अलग है। जैसे बुलेटिन, डायरिया, हैंडबुक, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, इंटरनेट आधारित संप्रेषण साधन है। सोशल साइट, मोबाइल संदेश आदि, ये सभी क्या है? ये सभी माध्यम है। इन माध्यमों का आज प्रयोग किया जाता है। फिर भी यहाँ यह संकेत करना आवश्यक है
कि हमें औपचारिक रूप से पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन और कई बार किसी तथ्य के पलवन और संक्षेपण की आवश्यकता रहती है। अब हम लिखित रूप के जो हमारे पास रूप है उन पर बातचीत करेंगे कि लिखित रूप कौन कौन से हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लिखित रूप के विषयों पर चर्चा करेंगे, रूपों पर चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन से हैं। कोई प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिखित संप्रेषण के। मैंने आपको 2 रूप बताए, सामूहिक लिखित संप्रेषण और व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण। अब हम बात करते हैं लिखित संप्रेषण जो है उसके कौन कौन से रूप हैं। जैसे बताया, पत्र लेखन है, अनुच्छेद लेखन है। तो सबसे पहले पत्र लेखन की बात करते हैं कि पत्र जो है वह किस लिए लिखा जाता है या उसका क्या कार्य है, पत्र लिखने का उद्देश्य क्या रहता है पत्र लिखना। लेकिन जो हम पत्र लिखते हैं मुख्य रूप से हम किसी को सूचना देने के लिए, कोई जानकारी देने के लिए लिखते हैं। तो पत्र में क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, बिंदु हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो पत्र है उसके 2 प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जो औपचारिक पत्र है वह उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जो कि हमसे परिचित नहीं होते, जो कि हमसे अपरिचित है। जैसे कार्यालय में किसी को पत्र लिखना है, सरकारी कार्यालयों में, अर्ध सरकारी कार्यालयों में, प्रशासनिक में, व्यवसाय से संबंधित, या हम कह सकते हैं किसी बैंक में आप शिकायती पत्र जमा कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने घर का पता जो है वह बदल दिया है, तो आपको बैंक में एक पत्र, एक एप्लीकेशन जमा करानी होती है, शिकायती पत्र की मैंने जो अपने घर का पता है वह बदल दिया है और मेरी शिकायत ये है कि जो मेरे जितने भी जरूरी बैंक से संबंधित कागजात हैं वो पुराने पते पर जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वह बदला जाए। तो ये शिकायत पत्र हुआ। तो इस विषय में आपकी जो समस्या है, आप उस समस्या के बारे में बैंक को बताते हुए एक पत्र लिख रहे हैं। तो कोई भी पत्र जो है, जो कोई भी पत्र लिखा जाता है वह किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि पत्र लिखने के लिए, तो मैंने आपको पहले ये कहा कि औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं। तो औपचारिक पत्र तो हम किसी सरकारी कार्यालय में लिखते हैं, और जो अनौपचारिक पत्र है वह ऐसे व्यक्तियों को लिखा जाता है कि जो हमसे संबंधित होते हैं। जैसे हमारे रिश्तेदार हो गए, भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, उनसे संबंधित होते हैं। तो जो पत्र लिखने का तरीका है वह क्या है, वो देखते हैं कि पत्र लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, व्यक्ति का नाम और उसका पूरा पता आता है, ठीक है। प्रेषक का नाम और उसका पूरा पता पत्र के दाईं ओर सबसे ऊपर मुख्य पृष्ठ पर होता है। पत्र के बाईं ओर जिस व्यक्ति को भेजा जा रहा है उसका नाम और उसका पता लिखा जाता है। उसके बाद आप लिखते हैं उस विषय के बारे में, जिस विषय से संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं। मान लीजिए कोई समस्या पत्र है कि इस समस्या के समाधान हेतु मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। वो व्यक्ति, संबोधक, जिस संबोधक का नाम जिसको आप संबोधित करते हुए पत्र लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी सरकारी कार्यालय के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो आप उसमें महोदय या महोदय का प्रयोग करते हैं, या आप अपने किसी परिचित के लिए लिख रहे हैं तो आप उसमें प्रिय, स्नेहशील, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर आप माता पिता या किसी बड़े गुरु को पत्र लिख रहे हैं, किसी बड़े व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें पूजनीय या आदरणीय के साथ पत्र की शुरुआत करते हैं। फिर आप पत्र में उस मूल समस्या की, उस पत्र की आवश्यकता की, उस पत्र का कारण लिखते हैं कि किस आवश्यकता के लिए आप ये पत्र लिख रहे हैं, आपकी क्या समस्या है, क्या आपका पत्र लिखने का उद्देश्य है। उसके अंत में आप अपना नाम, अपने हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर के साथ नाम लिखना अवश्य है ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए। दिनांक लिखा जाता है और अंत में पत्र के पहुंचाने वाला, जिस व्यक्ति को पहुंचाना है, उसका नाम, पता, उसका पद और उसका दिनांक, उसका टेलीफोन नंबर, सभी कुछ लिखा जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं पत्र के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि पत्र क्या है, उसके बारे में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ नोट्स। देखिए पत्र लेखन के बारे में कि पत्र लेखन लिखित रूप से संदेश के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन मानव ने अपने भावों,
तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा एवं लिपि को विकसित किया। विकास की इस प्रक्रिया में उसने समकालीन युग तक बहुत लंबी यात्राएं की हैं। यहाँ से देखिए पत्र लेखन एक विस्तृत अवधारणा है जिसके दोनों छोरों पर स्थित प्रेषक और प्रेषित यानी कि सेंडर और एड्रेस की पद प्रतिष्ठा, हैसियत, सामाजिक रुतबा और उसका परस्पर संबंध सब कुछ समाहित रहता है। क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो कि प्रेषक है, जो कि संदेश पहुंचाने वाला है, जो कि भेजने वाला है संदेश, वो सेंडर है। जिस व्यक्ति को पहुंचा रहा है, प्राप्त हो रहा है, वह प्रेषित है। ठीक है। कि पद प्रतिष्ठा, कि किस व्यक्ति को, अगर मान लीजिए किसी बड़े अधिकारी को पत्र लिख रहा है तो उसकी पद प्रतिष्ठा, उसकी हैसियत, उसका सामाजिक रुतबा, या किसी अपने सगे संबंधी को पत्र लिख रहा है तो उन व्यक्तियों के बीच के परस्पर संबंध आदि सब कुछ समाहित रहता है। पत्र मूलतः एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश संप्रेषित करने का माध्यम है। ठीक है। पत्र का स्वरूप किस बात पर निर्भर करता है कि कौन किसको पत्र लिख रहा है। बड़ा छोटे को या छोटा बड़े को, भाई बहन को या बहन भाई को, बेटा बाप को या बाप बेटे को, या फिर कोई बड़ा अधिकारी अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को या कोई अधीनस्थ अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को। ये बात क्यों कही गई है कि पत्र का स्वरूप इस बात पर निर्भर कर रहा है कि यदि आप अपने से छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो आप अपने छोटे को पत्र लिखते समय कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे। आप सरल सहज भाषा का प्रयोग करेंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो कि आप से कोई व्यक्तिगत है, कोई आपका जानकार है, छोटा है, तो आप उससे ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिसमें कि औपचारिकता न हो। ठीक है। यदि कोई पुत्र अपने बेटे को पत्र लिख रहा है या बेटा अपने पिता को पत्र लिख रहा है तो ऐसे में वह शिष्टतापूर्ण भाषा का प्रयोग करेगा, पूजनीय पिताजी कहकर संबोधन करेगा, उसमें आदर सत्कार का भाव होगा। यदि किसी बड़े अधिकारी किसी अधीनस्थ अधिकारी को पत्र लिख रहा है तो उसमें कोई दिशा निर्देश दिया जाएगा या कोई आदेश का भाव होगा कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये सूचना सूचित किया जाता है कि आपको इस कार्य को पूर्ण करना है। एक आदेश का भाव, एक निर्देश का भाव होगा। तो पत्र का जो स्वरूप है, पत्र का जो भाव है, वह कौन किसको लिख रहा है इस बात से भी संबंध रखता है। इसके बाद आगे देखिए, एक सफल व प्रभावशाली पत्र वही होता है जिसमें पत्र लेखक अपनी बात को सुस्पष्ट एवं प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर दे। मतलब एक सफल और प्रभावशाली पत्र वह होता है जिसमें पत्र लेखक अपनी बात को सुस्पष्ट एवं प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर दे। कई बार जो बात किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं कही जा पाती, पत्र में भी वह लिखी जा सकती है। मतलब कहने का भाव यह है कि जो पत्र है, पत्र लेखक अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहे और प्रभावशाली सीधी सीधी भाषा में कहे। उस बात को वह, पत्र की जो भाषा है वह सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए। उस बात को वह ज्यादा घुमा फिरा कर न कहे, सीधे सामान्य शब्दों में, शिष्ट भाषा में, मर्यादित भाषा में वह अपनी बात को रख दे, ज्यादा उसे घुमाए फिराए ना। ठीक है। इच्छित प्रभाव व परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। शैली की दृष्टि से कामकाजी पत्र या व्यक्तिगत पत्रों की शैली पूर्णतः भिन्न होती है। ये मैंने अभी आपको बताया ही कि यदि भाषा की बात करें तो सरकारी कार्यालय की और निजी पत्रों की भाषा में भिन्नता होगी। व्यक्तिगत पत्र सामान्यतः आत्मीयता से ओतप्रोत बातचीत की शैली में लिखे जाएंगे और कामकाजी पत्रों में अनौपचारिकता का आधिक्य होगा। क्योंकि कामकाजी पत्र अनेक मध्यस्थों के हाथों में होते हुए अपने अभिष्ट गंतव्य तक पहुंच पाते हैं, और सामान्यतः होता यह है कि जिन्हें ये पत्र संबोधित होते हैं उनसे अधिक उनके महाहतों को उससे संबोधित विषयों की जानकारी अधिक होती है। इसके विपरीत व्यक्तिगत पत्र किसी व्यक्ति के जीवन को समझने में बहुत हद तक मदद करते हैं। ठीक है। आगे आप देखेंगे
ये देखिए, पत्र लेखन में ही पत्र का एक रूप है, पत्र लेखन में ही पत्र का एक रूप है आवेदन। आवेदन का अर्थ होता है कि प्रार्थना, यानी कुछ अर्ज करने का भाव, यानी कि मान लीजिए आप किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो उससे आप अपनी इच्छा पत्र के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, तो उसे है कि आवेदन करना, एक प्रार्थना देना कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, इसके लिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। यह प्रेषक और प्रेषित के स्तर के मध्य स्थित वैषम्य को प्रकट करता है। आवेदन में आवेदक अपनी किसी मांग या समस्या से अपने उच्चतर अधिकारी को अवगत कराकर कुछ प्रार्थना उसके समक्ष रखता है। मतलब क्या कहने का आशय, इनका कहने का आशय यह है कि जो भी पत्र होता है उसमें जब कोई समस्या उत्पन्न होती है या आपको कोई मांग है, जैसे आपको अपना वेतन ही बढ़ाना है या आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही है कार्य करने में, तो अपने अधिकारी को आप उस समस्या से अवगत कराते हैं प्रार्थना पत्र लिखकर उसके समक्ष। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है पूरा पत्रों का। अब एक बार बात कर लेते हैं कि पत्र लेखन के गुण क्या क्या है और क्या होने चाहिए। पत्रों के लिखने के गुण इम्पोर्टेंट है कि पत्र लेखन में क्या क्या गुण होने चाहिए जिससे कि प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले है पत्र लेखन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पत्र लेखन के कुछ अपेक्षित गुण है। जैसे नंबर 1, स्पष्टता। पत्र में स्पष्टता का क्या अर्थ होता है कि भाषा की स्पष्टता, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। पत्र में पत्र लेखक को अपना मतव्य, मतलब जो भी बात, जो भी उद्देश्य है, वह साफ साफ बतानी चाहिए कि वह किस उद्देश्य से पत्र लिख रहा है। वह साफ साफ सरल शब्दों में बताना चाहिए। ऐसा न हो कि शब्दों के जाल में पत्र का मूल आशय ही दम तोड़ दे। मतलब कि आप किसी समस्या से अवगत कराना चाह रहे हैं, लेकिन आप पूरी बात को घुमा फिरा कर कह रहे हैं और व्यक्ति जिस तक पत्र पहुंचा है वह उस मूल विषय तक ही न पहुंच पाए कि इस पत्र का उद्देश्य क्या था। तो ऐसे में आपका पत्र लिखना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि व्यर्थ इसलिए हो जाएगा क्योंकि वह उस उद्देश्य को प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। और पत्र लेखक का उद्देश्य ही पत्र पढ़ने वाला न समझ पाए। पत्र में विनम्रता के साथ साफ साफ अपनी बात कहना असरकारक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, दूसरा गुण है पत्र लेखन का सरलता। पत्र लेखन में पत्र की भाषा, मैंने पहले ही कहा कि जो भाषा हो सरल हो, स्पष्ट हो, लिखावट सुंदर हो, ये मैं नहीं कह रही, बट ऐसी तो होनी चाहिए कि व्यक्ति को समझ में आए, पढ़ने में आए। लिखावट इस तरह की होनी चाहिए। लिखावट सबकी अपनी अलग अलग होती है, लेकिन भाषा जो है छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, संक्षिप्तता हो, सरलता हो, स्पष्टता हो, मैंने पहले ही बताया है। तो कह रहे हैं पत्र लेखन में पत्र की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। पत्र में व्यक्ति सरल भाव से उपस्थित होना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति का सहज सरल व्यवहार दूसरों पर अनुकूल प्रभाव छोड़ता है, जैसे कहा कि व्यक्ति का सरल सहज प्रभाव दूसरों पर अनुकूल प्रभाव छोड़ता है, ऐसे ही पत्र की भाषा में सरलता का गुण होना चाहिए। पत्र की व्यंग व क्लिष्ट एवं कृत्रिम भाषा विपरीत प्रभाव छोड़। मतलब क्या कह रहे हैं कि यदि आप कोई समस्या है और आपने पत्र लिखा और वह पत्र आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं का क्या अर्थ है कि आप जिस भी भाषा का प्रयोग करें, अगर उस भाषा में सरलता नहीं होगी, आप व्यंग के साथ कोई बात कह रहे हैं, कठोर शब्दों में कोई बात कह रहे हैं या बहुत बढ़ा चढ़ा कर किसी बात कह रहे हैं, तो वह पत्र जो जिस व्यक्ति को भेजा गया है उस पर प्रभाव नहीं डालता। और आप सीधे सरल शब्दों में देखिए, आजकल सभी व्यक्ति दिनचर्या ऐसा हो गई है कि सभी बहुत व्यस्त रहते हैं, तो उस समय में आपका पत्र पढ़ना एक बड़ी बात है। पूरा पत्र पढ़ने की अपेक्षा वह आपके विषय को ही देख लेते हैं। तो सरल स्पष्ट शब्दों में आपका पत्र होना चाहिए, जिसकी भाषा कठोर ना हो, जिसकी भाषा में सरलता हो, स्पष्टता हो, कोई व्यंग ना हो कि आप उनसे क्या इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, अब है बात संक्षिप्तता की। सरलता व स्पष्टता के साथ पत्र
पत्र लेखन का एक महत्वपूर्ण गुण उसकी संक्षिप्तता भी है। आज के व्यस्त जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह लंबा पत्र पढ़े। वैसा भी लंबा पत्र या वक्तव्य एक ऊब या उलझाव पैदा करते हैं, अतः पत्र लेखक को अपनी बात संक्षिप्तता के साथ रखनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि आजकल सभी की दिनचर्या इतनी व्यस्त होती है, तो छोटे संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा, संक्षिप्त मतलब छोटा, छोटे छोटे रूप में या वाक्यों में अपनी बात कह देनी चाहिए। बहुत लंबा पत्र ऊब पैदा करता है, उलझाव पैदा करता है, वो उसमें उलझ जाता है। तो छोटे शब्दों में, सरल शब्दों में अपनी बात को कहना चाहिए। शिष्टाचार, पत्र लेखक को चाहिए कि जैसे वह पत्र लिख रहा है उसकी सामाजिक स्थिति, पद प्रतिष्ठा के अनुरूप उचित शिष्टाचार का पालन करते हुए उसके समक्ष अपनी बात रखे। शिष्टाचार का उल्लेख अनायास ही पत्र पाने वाले के मन में पत्र लेखक की गरिमा को घटा देता है। शिष्टाचार से क्या आशय सभी समझते हैं कि व्यक्ति को भाषा जो है ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसमें किसी गाली जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसकी भाषा में कोई व्यंग नहीं होना चाहिए, कोई बढ़ा चढ़ाकर कोई वर्णन नहीं होना चाहिए, उसकी महानता का गुणगान नहीं करना चाहिए। सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली शिष्टाचार को और संक्षिप्त वाक्यों का पत्र में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में कि अनुच्छेद क्या है या अनुच्छेद किस तरह लिखा जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं अनुच्छेद लेखन के बारे में कि अनुच्छेद किस तरह से लिखा जाता है, तो देखिए अनुच्छेद का क्या अर्थ है कि आप किसी विषय से संबंधित विषय पर, जो भी विषय आपके पास या जो भी विषय आपको दिया गया उस पर आप एक अनुच्छेद लिख रहे हैं। तो अनुच्छेद लिखने में सबसे पहला और मुख्य बात यह है कि आपको जिस विषय है, जो विषय आपको दिया गया है, जिस विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है, उस विषय से संबंधित ही चीजों का, उसके महत्व की बातों का, उस विषय से संबंधित उसके आसपास की ही बातों का आप उसमें वर्णन करेंगे अनुच्छेद लिखते समय। उन चीजों का कि आपकी भाषा की सरलता हो, शिष्टता हो, स्पष्ट हो, प्रभावशाली हो, तभी तो अपना प्रभाव छोड़ती है। जिस भी विषय पर आपको अनुच्छेद दिया गया उस विषय से संबंधित बातों का ही, विचारों का ही, तर्कों का ही और जो भी प्रमाण आप प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो वह उस विषय से संबंधित होने चाहिए। तो अब हम अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं कि अनुच्छेद क्या है। नोट्स में अनुच्छेद लेखन संप्रेषण प्रक्रिया में किसी विषय पर भावों में विचारों को अनुच्छेद यानी कि एक तरह से संक्षिप्त निबंध के माध्यम से प्रकट किया जाता है। यहाँ अनुच्छेद लेखन से आशय है कि किसी भी विषय के प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सीमित शब्दों में अपने संदेश विचार को संप्रेषित करना। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कोई अनुच्छेद लिखा जाता है तो कम से कम शब्दों में, सीमित बिंदुओं में, जो भी बिंदु प्रमुख बिंदु है और कम से कम शब्दों में या विचारों में अपने भाव को बताना। ठीक है, अंग्रेजी में अनुच्छेद लेखन को पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। इसका भी आशय एक तरह से लघु निबंध ही लिया जाता है जिसमें किसी विषय पर 100 से 80 से 100 शब्दों में अपनी विचार अभिव्यक्ति की जाती है। देखिए, जैसे आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, आपको पर्यावरण से संबंधित किसी समस्या पर कोई निबंध लिखना है, तो आप बताएंगे कि पर्यावरण की जो समस्याएं आज उत्पन्न हो रही है वह किन कारणों से उत्पन्न हो रही है। ये कौन से ऐसे कारण है जिससे पर्यावरणीय समस्याएं जन्म ले रही है। हवा शुद्ध नहीं है, पानी कम हो रहा है, पानी की पूर्ति सब लोगों तक प्राप्त नहीं हो रही, तो उसमें आप पर्यावरण की जितनी समस्याएं हैं उनका वर्णन करेंगे। साथ ही सीमित शब्दों में आप ये बताएंगे कि पर्यावरण समस्या होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि 80 से 100 शब्दों में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी। इसमें प्रत्येक वाक्य मूल विषय से संबंधित होगा। ठीक है, जो भी समस्या है, समस्या से संबंधित आप हर एक बात कहेंगे और आपकी हर एक लाइन उस समस्या से, उस विषय के संबंध में होनी चाहिए और इसमें एक भी वाक्य अनावश्यक या बेकार नहीं होता। वास्तव में किसी एक विशिष्ट विषय भाव को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए
लिखे गए सुसंबद्ध वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। मतलब क्या कहा इन्होंने, किसी भी विषय भाव को अभिव्यक्त करने के लिए लिखे गए सुसंबद्ध वाक्य को समूह को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन पर बात चल रही थी, देखते हैं अब आगे। अनुच्छेद लेखन में कि मैंने आपको बताया किसी एक विशिष्ट विषय भाव को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए लिखे गए सुसंबद्ध वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। ठीक है, कहने का अभिप्राय यह है कि किसी विशिष्ट घटना या विषय को संक्षिप्त परंतु सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करने वाली लेखन शैली को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको पर्यावरणीय समस्या पर यदि अनुच्छेद लिखना है, यदि निबंध लिखना है, तो आप उसमें ये बताएंगे कि इस समस्या के उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं, इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से, उस पर आप संक्षिप्त और सारगर्भित मतलब जो मूल भाव है कहने का उसे प्रस्तुत करते हुए बताएंगे। आगे है अनुच्छेद लेखन की सफलता सटीक शब्दों के चयन के साथ साथ मुहावरों व लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग होना चाहिए। इससे अनुच्छेद की भाषा शैली संजीव और प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, यदि आप उसमें कोई मुहावरा डाल देते हैं या कोई लोकोक्ति डाल देते हैं, जैसे मैंने आपको पर्यावरण समस्या पे बताया कि पर्यावरण समस्या बहुत सी उत्पन्न हो रही है, तो इस पर एक उक्ति कही जा सकती है, पग पग रोटी डग डग नीर। तो पहले जो थी कि पहले स्थान स्थान पर हमें नीर प्राप्त होता था, मतलब जल प्राप्त होता था, परंतु अब वह नहीं प्राप्त हो रहा, तो इसके बारे में कही जा सकती है। जैसे कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है में जो जल है जीवन का मुख्य आधार है ना। तो ये इस वाक्य से थोड़ी प्रभाव पड़ता है आपके अनुच्छेद पर। आगे देखिए, अनुच्छेद लेखन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद में विषय के किसी एक पक्ष का ही वर्णन हो, भाषा सहज सरल और प्रभाव उत्पादक होनी चाहिए, विचारों शब्दों का दोहराव नहीं होना चाहिए, बार बार एक ही विचारों को या एक ही शब्दों को नहीं प्रकट करना चाहिए और अनावश्यक विस्तार भी नहीं देना चाहिए, वह भी अच्छा नहीं माना जाता, और शब्द सीमा का भी यहाँ ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं आपका अगला टॉपिक है पल्लवन। जब हम पल्लवन की बात करते हैं कि पल्लवन क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि पल्लवन का अर्थ होता है कि जैसे आपको एक वाक्य दिया, तो आपको इस वाक्य में, जैसे आपको कोई वाक्य दिया तो आपको इस वाक्य में बताना है। तो अब हम बात कर रहे थे पल्लवन के बारे में कि पल्लवन क्या है, तो इसमें हम बता रहे हैं कि पल्लवन किस तरीके से कार्य करता है। तो जब हम बात करें कि पल्लवन के बारे में, यह लिखित संप्रेषण का ही एक रूप है। देखिए, जैसे आपके सामने कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है, तो वह मुहावरा या लोकोक्ति या कोई भी उक्ति या कोई भी एक वाक्य, एक लाइन आप कह सकते हैं, जो आपको दे दी जाती है, उसमें आप उसका उसका जो संक्षिप्त रूप है उसमें एक भाव छुपा रहता है। जैसे आप देखेंगे कि एक लाइन के ऊपर कई बार ऐसा होता है बहुत लंबी लंबी कविताएं लिख दी जाती हैं, बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पर्यावरणीय समस्याएं, तो यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याओं के ही संदर्भ में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कहा आपसे कि जो पल्लवन है उसका कार्य भी ये है कि आप एक वाक्य को जो आपको दिया गया है उसको किस तरीके से उसका वर्णन और विश्लेषण कर सकते हैं, किस तरीके से उसका विवेचन कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। उस एक वाक्य का क्या अर्थ आपको समझ में आ रहा है, उसका मूल भाव क्या है, वो आपको बताना होता है। इसको देखेंगे कि इसका मूल भाव कैसे होता है। देखिए, पहले मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी, फिर इसके पॉइंट्स देखते हैं।
जैसे यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, कहा है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। अब इस एक लाइन से आपको क्या अर्थ समझ में आ रहा है, इसका मूल भाव क्या हो सकता है? सोचिए आप लोग कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इसका मूल भाव क्या हो सकता है? जब आप देखते हैं कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, तो बैर क्या होता है, क्रोध क्या होता है, ठीक है। आचार और मुरब्बा तो सभी को पता होगा क्या होता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, हमें इसे समझना है। कहने का अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न होता है, अब इसको मैं विस्तृत रूप करके आपको बता रही हूँ कि जिस व्यक्ति के मन में क्रोध उपस्थित होता है, उसके मन में हमेशा क्रोध रहता है और क्रोध उसके मन में धीरे धीरे बढ़ता रहता है, चाहे वह किसी भी बात के लिए हो सकता है, किसी व्यक्ति के भी प्रति हो सकता है। जब वह क्रोध धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो जिस प्रकार आप देखेंगे कि हम जब अचार बनाते हैं, तो अचार या मुरब्बा बनाने के बाद उसमें मसाले डालने के बाद हम उसे कुछ दिन धूप में सुखा देते हैं, रख देते हैं, और वह धीरे धीरे पकता रहता है। तो उसी प्रकार हमारे मन के अंदर जो क्रोध पैदा हो जाता है, वह एक बार उत्पन्न होने के पश्चात धीरे धीरे लगातार में भी पकता रहता है, मतलब बढ़ता रहता है। और उस क्रोध के बढ़ने के साथ साथ हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति जिस भी कारण से हमें क्रोध है, वह हमारा बैर का, ईर्ष्या का, शत्रुता का रूप धारण कर लेता है। तो इस बात को जब मैंने आपको ये कहा कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इस बात को जब मैं आपको विस्तृत रूप से मैंने आपको बताया, तो मैंने उसका रूप विस्तृत कर दिया, उसको विवेचित किया कि इसका मूल भाव क्या है। इसका मूल भाव ये है कि जब व्यक्ति के मन के अंदर बहुत दिनों तक क्रोध आ जाए, तो उस व्यक्ति के मन में वह क्रोध जो है निरंतर पकने लग जाता है। जैसे कि अचार या मुरब्बा धीरे धीरे पकता है, उसी प्रकार उसके मन में क्रोध पकने लग जाता है, ठहर जाता है और वह धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, उसका रूप बढ़ता रहता है। तो वहां पर जो उसका रूप बढ़ रहा है, वह क्या करता है, उसके मन में ईर्ष्या धारण हो जाती है। तो ईर्ष्या आने के बाद वह उसके मन में ईर्ष्या या वैर उत्पन्न हो जाता है, उसकी शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। तो इसे कहते हैं पल्लवन। किसी छोटे से वाक्य को विस्तृत करना, उसका मूल भाव बताना पल्लवन है। अब देखिए पल्लवन के बारे में क्या क्या कहा गया है कि पल्लवन संप्रेषण प्रक्रिया में पल्लवन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यह संप्रेषण का एकदम विपरीत अर्थ संदर्भ रखता है। संप्रेषण में हम किसी लेख, भाषण आदि को इस प्रकार छोटा या संक्षिप्त करके लिखते हैं कि उसका मूल या केंद्रीय भाव सुरक्षित रह जाए और गौण बातें छट जाए, ठीक है। इसमें किसी सूत्र, वाक्य, काव्य पंक्ति, कहावत, प्रयोक्ति आदि का विस्तार करके विभिन्न उदाहरणों द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। देखिए समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो प्रश्न करके पूछ सकते हैं। अभी 5 मिनट का समय है, बाकी अब संक्षेपण पे बात कर लेते हैं, संप्रेषण पे। जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने पल्लवन के आपको बारे में बताया कि पल्लवन का अर्थ होता है कि आपके पास, मतलब एक वाक्य है जिसको आपको विस्तृत रूप देना है, यहाँ पर उसका उल्टा है। संक्षेपण का अर्थ है कि आपके पास एक पूरा 10-15 लाइनों का एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ को आपको छोटा करना है। पूरा आपको 10-15 लाइनों का लिखा हुआ एक लेख है और उस लेख को आपको छोटा करना है, मतलब उसके मूल भाव को बताना है। उसका संक्षेपण मतलब छोटा अर्थ, संक्षेप करना, संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का अर्थ, संक्षेपण का अर्थ होता है कि उसका छोटा रूप प्रस्तुत करना, ठीक है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि छोटा रूप किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए इसमें उदाहरण नहीं दिया हुआ, मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगी आपको। चलिए इसी में से देख लेते हैं। संक्षेपण में देखिए, हिंदी में संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करके प्रस्तुत करना। जैसे कि मान लीजिए
अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने अभी आपको इसी का एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे आपको ये है पल्लवन वाला, जिसमें आपको विस्तृत रूप में बताया गया। तो इसमें कहा गया बैर कोई क्षणिक भाव नहीं है, न तो ये एक क्षण में आता है और न एक क्षण में समाप्त हो जाता है। तो इसमें बैर की एक ही बात 3 लाइनों में कही हुई है, जिसको आप एक लाइन में लिखेंगे कि बैर एक क्षण में उत्पन्न व समाप्त हो जाने वाला कोई भाव नहीं है। इतना आपने कहा एक लाइन में, एक वाक्य में, ठीक है। फिर आप इसका संक्षेपण में बता रही हूँ, ध्यान रखना है कि संक्षेपण के बारे में बात करें। फिर आपने कहा, फिर कह रहे किसी व्यक्ति के प्रति बैर भाव किसी के हृदय में धीरे धीरे कुछ समय में उदित होता है या कुछ दिनों तक बना रहता है। अब कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के हृदय में जो क्रोध है, जो बैर का भाव धीरे धीरे उत्पन्न होता है। तो इसको आप एक लाइन में, एक वाक्य में लिखेंगे कि व्यक्ति के मन में या हृदय में बैर भाव धीरे धीरे उत्पन्न होता है। जहां तक इस भाव के उदय का प्रश्न है, इसके मूल में क्रोध है और इसके मूल में क्रोध रहता है। जैसे किसी फल आदि का अचार मुरब्बा बनाने में समय लगता है, उसी प्रकार हृदय के किसी कोने के प्रति बैर भाव आने के लिए भी आवश्यक है कि आरंभ में एक या एक से अधिक कारणों से उस व्यक्ति के प्रति उसके हृदय में क्रोध जगे। अब देखो यह बात इन्होंने कितने लंबे तरीके से कही है, इसको आपको संक्षिप्त रूप देना है, लेकिन इसके मूल भाव को भी बचाकर रखना है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कम से कम 8 लाइनों में एक लेख के अनुसार लिखा गया है, एक लेख है ये, ठीक है। इसमें कोई कुछ बात कही है, तो ये बात आपको 4 लाइनों में कहनी है, 3 लाइनों में कहनी है, लेकिन उसका मूल रूप सुरक्षित रहना चाहिए। और उसका मूल रूप क्या है कि आपको उसका मूल रूप बताना है कि व्यक्ति के मन में जो बैर का भाव है वह आने में समय लगता है, उसके उत्पन्न होने में समय लगता है, वह धीरे धीरे व्यक्ति के मन में रहता है। अब इन्होंने कहा कि वह व्यक्ति के मन में धीरे धीरे या किसी कारण की वजह से रहता है, तो इसको आप लिखेंगे कि और उस बैर के उत्पन्न होने का कोई न कोई कारण होता है। आपको भाषा सरल ही रखनी है, स्पष्ट और सरल शब्दों में कहना है, ठीक है। उसके बाद है कि क्रोध का भाव समय बीत जाने के कारण वशीभूत होकर बैर बन जाता है, मतलब मूल रूप से जो आपकी बात कही जाती है, ठीक है। यह संक्षेपण कहलाता है, किसी भी चीज का छोटा रूप जो होता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह संक्षिप्त हो, क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए, भाषा स्पष्ट हो, सरल हो, और जो निष्कर्ष भी है वह आपका 1-2 वाक्य में ही प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि आप उसका छोटा रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसका छोटा रूप प्रस्तुत तभी कर पाएंगे जब आप उसका निष्कर्ष भी जो दे रहे हैं वो एक ही वाक्य में कह दें, ठीक है। इस तरीके से संक्षेपण में लगभग सभी अनुच्छेदों में कही गई प्रमुख बातों का क्रमबद्ध रूप से संक्षिप्त रूप में संकलन होता है, ठीक है। आज की कक्षा समाप्त होती है, मुझे लगता है सभी को जानकारी प्राप्त हुई होगी और अगले कक्षा में हम संप्रेषण के पढ़ने के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।